चलिए, तो आज का जो अपना ऑब्जेक्टिव क्लास है वो है मानव शरीर संरचना, यानी कि हमारा जो शरीर है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है और उससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहले अपन उस चीज़ पे चर्चा कर लें, फिर उसके बाद इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे न सिर्फ मानव यानी कि कोई भी इस दुनिया में जंतु है। जंतु क्या, हम केवल जीव की भी बात करेंगे तो भी हमारा आंसर बदलेगा नहीं। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे बैक्टीरिया है, या हाथी है, या डायनासोर था, कोई भी जीव होगा, उन सभी जीवों का जो शरीर है वो किससे मिलके बनता है? कोशिका से मिलके बनता है। और जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेल्यूलर, दूसरे मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर यानी कि एक ही कोशिका वाला जीव यानी कि बैक्टीरिया, मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के द्वारा बने हुए जीव। तो जब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जीव बन रहा है तो वो किस प्रकार से उसकी संरचना बन रही है? तो जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ इकट्ठी होती हैं तो एक दूसरी संरचना का निर्माण होता है, वो है ऊतक। ठीक है, और जब बहुत सारे ऊतक इकट्ठे हो जाते हैं तब एक संरचना बनती है जिसका नाम है अंग, यानी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स। ठीक है, जितने भी बहुकोश की जीव इस दुनिया में शामिल हैं उन सभी जीवों के शरीर की जो संरचना है वो ऐसे ही बनती है। ठीक है, बायोलॉजी किसी के लिए अलग नहीं है कि मानव के लिए ही ये स्ट्रक्चर हो, अन्य के लिए अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, अगर वो एक कोशिकीय हैं तो केवल एक ही कोशिका पाई जा रही। अगर वो बहुकोशिकीय हैं तो बहुकोशिकीय जीव होने के बाद अगर हम देखेंगे तो उसकी संरचना में सबसे पहले बेसिक यूनिट सेल होगी, और जब ये सेल इकट्ठी हो जाती हैं तब जाके बनता है आपका ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक एक निश्चित संरचना में काम करेंगे तो वो कहलाएगा अंग, और जब बहुत सारे अंग एक सिस्टमेटिकली ढंग से काम करने लगते हैं तो कहलाता है वो अंग तंत्र, यानी कि हमारी बॉडी के सिस्टम। और जब बहुत सारे सिस्टम व्यवस्थित रूप से एक नई संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं शरीर यानी कि बॉडी। तो आपकी जो बॉडी है, मानव का शरीर जो है वो भी इसी संरचना में बना है। परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता ना मानव शरीर संरचना, तो मानव शरीर संरचना के अंतर्गत यही सारे भाग हैं। तो अब मानव शरीर संरचना के अंतर्गत सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सेल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके परीक्षा में सेल से प्रश्न आएंगे। तो मानव शरीर संरचना का भाग है कोशिका। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है टिश्यू, यानी कि ऊतक। मानव का जो शरीर है वो 4 प्रकार के ऊतक से मिलकर बना है। न सिर्फ मानव बल्कि इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उन सभी एनिमल का जो शरीर है 4 प्रकार के ऊतक से बनता है। ठीक है, लेकिन जो 4 प्रकार के ऊतक हैं मानव में क्या भूमिका निभा रहे हैं आपको वो पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में मानव शरीर संरचना है। ठीक है, तो मानव ऊतक दूसरा। अब तीसरा ऑर्गन आप इंडिविजुअल नहीं पढ़ेंगे कि आपने लीवर पढ़ लिया, आंख पढ़ ली, आंतें पढ़ ली, ऐसा आप एक एक करके ऑर्गन नहीं पढ़ पाओगे। आपको अगर पढ़ना है तो आप सिस्टम पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? इन सिस्टम के अंतर्गत आपके वो ऑर्गन शामिल हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम है आपके सिलेबस में लगभग, वैसे तो नॉर्मली अगर हम देखें तो 7 सिस्टम ऐसे हैं जहाँ से परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले वही जो 3 साल का अगर अपन पेपर उठाएं 19, 20 और 21, तो 19, 20, 21 प्रारंभिक परीक्षा में 8वां जो सिस्टम से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाने लगा है वो है प्रजनन तंत्र। इसके पहले इससे संबंधित ज़्यादा विशेष प्रश्न नहीं होते थे, लेकिन 19, 20, 21 से अपन देख रहे हैं लगभग 2-3 सालों से प्रजनन तंत्र से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो मानव शरीर की जो संरचना है उससे संबंधित जो आपके टॉपिक हुए, टोटल 10 टॉपिक हुए। पहला टॉपिक हुआ सेल, दूसरा टॉपिक हुआ ऊतक, तीसरा टॉपिक हुआ जो कि है आपका सिस्टम, जिसके अंतर्गत टोटल 8 सिस्टम मौजूद हैं। इसलिए टोटल 10 टॉपिक पढ़ने हैं आपको मानव शरीर संरचना के अंदर। और ये 8 सिस्टम कौन से हैं? पहला पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा उत्सर्जन तंत्र, चौथा कंकाल तंत्र, 5वां है आपका अंतःस्रावी तंत्र, 6वां रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के नाम से है, उसमें लिम्फ सर्कुलेशन भी आता है। ठीक है, कितने हो गए? 6। कंकाल तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, प्रजनन तंत्र, ऐसा करके टोटल 8 सिस्टम है। और आज जो हम ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं वो इन्हीं 10 टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इन 10 टॉपिक से टोटल जितने भी प्रश्न हो सकते हैं आज के लिए वो आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, एक एक करके कल हम केवल सेल पढ़ेंगे, फिर सेल के जब वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे
फिर हम टिश्यू पढ़ेंगे, फिर पाचन तंत्र वगैरह 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 चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन आज इन पूरे 10 टॉपिक के कंबाइंड ऑब्जेक्टिव हैं। समझ में आई बात? मानव शरीर संरचना के अंदर क्या क्या शामिल है और कौन कौन से उससे संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक यानी कि ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता? वास्तविक केंद्रक इनमें से किसमें नहीं पाया जाता? पहला प्रश्न है हरे शैवाल, शैवाल है ये शैवाल। हरे शैवाल का मतलब ग्रीन एल्गी। एल्गी 3 प्रकार की होती है, ठीक है, जिसमें से ग्रीन एल्गी या लाइकेन या फंगस यानी कि कवक या बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, इनमें से किसके अंतर्गत आपका ट्रू यानी कि सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता? कवक में नहीं पाया जाता, ठीक है। और कोई अपना आंसर देना चाहे? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। ए नंबर यानी कि आपके ग्रीन जो शैवाल हैं उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। जो केंद्रक है, केंद्रक के विकास के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें ये केंद्रक जो है ना विकसित अवस्था में नहीं होता। जैसे ये कोशिका है, कोशिका के अंदर का ये दूसरा गोला, इसी को ही हम केंद्रक कह रहे हैं। अब ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक मुख्य रूप से 4 चीजों से मिलकर बनता है। अगर किसी भी केंद्रक के अंदर ये चारों चीजें शामिल हैं उसी को हम कहते हैं विकसित केंद्रक। जिसके अंदर ये चारों चीजें नहीं है उसको हम कहते हैं अविकसित केंद्रक, ठीक है। जैसे ये केंद्रक विकसित है तो इसके अंदर सबसे पहले कोश केंद्रक के चारों ओर की एक मेम्ब्रेन होगी जिसे अपन केंद्रक झिल्ली कहेंगे। जैसे ये कोशिका के चारों ओर की झिल्ली जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, वैसे ये केंद्रक के चारों ओर की झिल्ली जिसे अपन केंद्रक झिल्ली कह रहे हैं, जो यहाँ दिखाई दे रही है। अगर कोई केंद्रक ऐसा है, इसके अंदर केंद्रक है बट वो झिल्ली दिखाई नहीं दे रही, तो ये अविकसित केंद्रक है या असत्य केंद्रक है, क्योंकि इसके अंदर वो झिल्ली नहीं दिख रही। तो केंद्रक 4 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला उसके अंदर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो यहाँ दिखाई दे रही, यहाँ नहीं दिखाई दे रही। दूसरा उसके अंदर की जो चीज होती है वो होती है उसके अंदर एक और छोटा गोला दिखाई देता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और एक और केंद्रक के अंदर चीज होती है जिसे अपन कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन, जो यहां दिखाई दे रही है, ये रही, और यहां पे भी दिखाई दे रही है। तो क्रोमेटिन यहां पे भी, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो चौथी चीज इसमें जो पाई जाती है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक के अंदर इस तरीके से छोटा सा एक हल्का सा द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहाँ पे भी पाया जा रहा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 चीज नहीं पाई जा रही, यहाँ तो न्यूक्लियोलस नहीं पाई जा रही और ना केंद्रक के चारों ओर की झिल्ली। तो ये हो गया आपका असत्य केंद्रक और ये हो गया आपका सत्य। और ऐसे केंद्रक जिसके अंदर ये कोशिका के अंदर ये ऐसी स्थिति होगी ना, इसी को ही हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि ऐसी कोशिका जिसके अंदर का ये केंद्रक विकसित नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। जिसके अंदर ये केंद्रक ऐसा विकसित होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। तो ऐसी स्थिति में आपको जब ये सत्य असत्य केंद्रक छांटना है तो सही मायने में आपको ये पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण और यूकैरियोटिक। तो इसमें से ये और ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों जो हैं वो आपके यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। जब ये तीनों यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं, इसका मतलब इन तीनों में ये सत्य केंद्रक होगा, है ना। फिर ऐसी स्थिति में यहाँ पूछा है सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब ये पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का अल्टीमेटली आप उदाहरण बता दो, बात खत्म। और वो है जीवाणु। जीवाणु की कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल की बनी होती, उसके अंदर केंद्रक विकसित नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है, जीवाणु। जिसने जीवाणु आंसर दिया उसका आंसर सही है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर कोशिका के विकास क्रम को समझेंगे अपन, ठीक है। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता क्योंकि ये एक कोशिकी होते हैं। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है, तथा डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होते हैं जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये केंद्रक के भाग में पाए जाने वाले डीएनए न्यूक्लियोइड कहलाते हैं। ये किसी भी कोशिका में होंगे समान रूप से ही कहलाएंगे, लेकिन वहां पे अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो इस तरीके से फैले हैं कहीं भी,
लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो बाकायदा केंद्रक के अंदर व्यवस्थित होंगे। ये अंतर हो जाएगा, क्योंकि ये कोशिका के बाहर जो पाया जा रहा है ये पदार्थ जिसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म है, और अंदर जो पाया जा रहा है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे अगर अपन देंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों ही क्या है, मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे अलग अलग दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि केंद्रक के चारों ओर की जो झिल्ली है वो वहाँ नहीं दिखाई दे रही, यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये विशेषता होती है विकसित केंद्रक की और अल्प विकसित केंद्रक की। ठीक है, कोशिका के अलग से जब ऑब्जेक्टिव होंगे तो और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? यानी कि कोशिका के किस स्थान में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, ए अपन कुछ आंसर दे रहे हैं, और सी राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, और गगनेंद्र केंद्रक के अंदर, गगनेंद्र का आंसर पूरी तरीके से पूरी क्लास से अलग पीछे। माइटोकॉन्ड्रिया, इतने विश्वास के साथ बोल रहे हो, गलत आंसर। राइबोसोम, राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ हो रहा है, राइबोसोम के द्वारा हो रहा है। देखो क्या है कि एक घर है, घर के अंदर क्या है, किचन है। ठीक है, किचन घर के अंदर ही है कि घर के बाहर है? घर के अंदर ही है। तो घर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और किचन क्या है, राइबोसोम। खाना कहाँ बन रहा है, राइबोसोम में। यानी कि प्रोटीन के संबंध में बात हो रही है। प्रोटीन जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, राइबोसोम बना रहा है। अब ये राइबोसोम कहाँ है, किचन, किचन कहाँ है, घर में। यानी कि ये जो राइबोसोम है वो पाए जा रहे हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो जब प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक है या सहायक है, तो आप ऐसी स्थिति में केवल राइबोसोम नहीं लगाएंगे, ऐसी स्थिति में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लगाना है, क्योंकि ये भी मदद कर रहा है किसको, प्रोटीन निर्माण को। ठीक है, अब घर में खाना कौन बना रहा है, मम्मी बना रही है, लेकिन मम्मी के साथ साथ घर में एक और व्यक्ति है जो खाना बनाने में मदद कर रहा है। वो कौन है, मैं, बहन। उस बहन का नाम क्या है, mRNA। mRNA जो है वो राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन निर्माण में मदद करती है। तो अगर ये पूछा जाए निम्नलिखित में से प्रोटीन निर्माण में कौन कौन मदद कर रहा है, तो आपके राइबोसोम के साथ साथ mRNA और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी मदद कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे मदद कर रहा है, वो मदद कर रहा है आपको स्थान देकर कि यहाँ रहो और बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और mRNA कैसे मदद कर रहा है, वो उसकी प्रक्रिया मदद कर रहा है, उसको हाथ बटाने में मदद कर रहा है कि ठीक है बर्तन मैं मांज लूंगी, खाना तुम बना लो। तो इस तरीके से काम कर रहा है। तो mRNA भी प्रोटीन निर्माण में सहायक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सहायक है, लेकिन प्रोटीन फैक्ट्री स्पेशली पूछा जा रहा है तो केवल राइबोसोम है, और प्रोटीन संश्लेषण पूछा जाए तो भी केवल राइबोसोम है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देते रहना। तो इसका आंसर क्या है आपका, राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। मियोसिस के लिए कौन सा निम्नलिखित में से सही है? मियोसिस फर्स्ट समसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है, या मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? कौन सा सही है इनमें से? ये तभी बता पाएंगे जब हमने मियोसिस और माइटोसिस दोनों पढ़ रखा होगा। माइटोसिस कहलाता है आपका समसूत्री, मियोसिस कहलाता है अर्धसूत्री। तो जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिका में होता है और दो चरण में होता है। पहला चरण होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। चूंकि इसका नाम ही है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 23 रह जाती है, यानी कि आधे रह जाती है। और मियोसिस फर्स्ट में यही क्रिया होती है, यानी कि 23 आधे रह जाते हैं, और सेकंड वाले में ये क्रिया नहीं होती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस फर्स्ट
एक अर्धसूत्री विभाजन है, जबकि मियोसिस जो सेकंड है वो समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि मियोसिस, ये गलत लिखा है। मियोसिस फर्स्ट जो है ना वो यहाँ पे इसका आंसर बी आएगा। मियोसिस फर्स्ट एक अर्धसूत्री टाइप का विभाजन है, और जबकि मियोसिस सेकंड समसूत्री टाइप का विभाजन है। तो जब इस चीज को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर पहले, इसका नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। क्यों है? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री टाइप का होता है, इतना याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? मानव शरीर की परमाणु, मानव शरीर की जो संरचना है उसकी परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। हाइड्रोजन, कुल मिला के ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सोचना है कि मानव शरीर में इनमें से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता। फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन और लेड, इनमें से कौन सा तत्व आपके शरीर में नहीं पाया जा रहा है, जो आपके शरीर के निर्माण में मदद नहीं कर रहा है? हाइड्रोजन तो है, फास्फोरस भी है, कार्बन भी है, तो क्या नहीं है? लेड। तो आपके शरीर के अंदर लेड कोई काम का नहीं है, और जबकि लेड की मात्रा ज़्यादा हो जाती तो रोग भी हो जाता है। एक समय आपने मैगी को इस संबंध में उलझते हुए देखा होगा, मैगी बैन कर दी थी लेड की मात्रा के कारण। लेड मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं होता। लेड शरीर में यदि है तो वह हानिकारक माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दांत का शिखर बना होता है, शिखर का मतलब दांत का ऊपर वाला हिस्सा, जैसे ये दांत है, अब ये दांत का शिखर यानी ऊपर वाला हिस्सा पूछा जा रहा है, ये काय का बना हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ आप, उपास्थि का यानी कि कार्टिलेजिस का बना होता है, एनेमल का बना हुआ था है, एनेमल है, एनेमल का बना होता है, डेंटिन का बना होता है या काइटिन का बना होता है? दांत का ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बी का बना हुआ है, बी मतलब इनेमिल का बना हुआ है, ठीक है। एक हद तक आंसर सही माना जा सकता है कि नहीं, अपन चर्चा करते हैं। काय का बना हुआ है दांत का ऊपर वाला हिस्सा? बी नंबर का बना है। दांत जो हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं वो सबसे मजबूत होते हैं, है ना। जैसे कि ये वाला हिस्सा है निचला जबड़ा, इस हड्डी को बोलते हैं मैंडिबल। ये जो निचला जबड़ा है ना, ये पूरा, ये निचला जबड़ा जो है वो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। क्यों है? इसी इनेमिल के कारण, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल इसीलिए है क्योंकि उसमें कैल्शियम फास्फोरस के साथ साथ इनेमिल भी पाया जाता है, और इनेमिल कठोर पदार्थ है जो इस हड्डी को सबसे मजबूत बनाता है। दांत में भी इनेमिल पाया जाता है, इसी कारण आपके दांत भी सबसे मजबूत होते हैं। शरीर हड्डी के अंदर तो नहीं पड़ते ना दांत, जैसे अपन पढ़ते हैं मानव शरीर में 206 हड्डी, उसमें आप दांत नहीं पड़ते ना, दांत जोड़ दोगे तो 32 और 206 ज़्यादा हो जाएंगी ना, है ना। तो मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग जो है वो इनेमिल ही है अल्टीमेटली, अगर अपन देखें, चाहे वो मैंडिबल हो चाहे वो दांत हो वो। लेकिन यहाँ प्रश्न वो नहीं है कि मानव शरीर का सबसे मजबूत, ये पूछा है दांत का ऊपरी हिस्सा। तो दांत का जो ऊपरी हिस्सा है वो बना होता है डेंटाइन का या डेंटिन का। दांत में 3 भाग होते हैं, ये होता है शिखर वाला भाग, ठीक है, ये मध्य वाला भाग और ये नीचे वाला भाग। तो ऊपर वाला जो भाग है वो डेंटिन का बना होता है। इस डेंटाइन वाले भाग के ऊपर जो कवर होता है, जो परत चढ़ी होती है, वो परत चढ़ी होती है इनेमिल की, जिसके कारण दांत मजबूत होता है। तो दांत के मजबूत होने के पीछे का कारण है इनेमिल, और जबकि दांत का ऊपरी हिस्सा जो है वो बना है डेंटिन का, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसका आंसर सी है, ठीक है। दांत के बाहरी परत को इनेमिल कहते हैं, यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा या कठोर या मजबूत भाग होता है, जिसके कारण दांत जो होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। और दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर जो कवर चढ़ी हुई है वो तो इनेमिल की चढ़ी है, उसके नीचे का जो शिखर वाला भाग है वो डेंटाइन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है या एक पोषक तत्व है? पेप्सिन क्या है? ये पाचन तंत्र पढ़ा होगा तो उसमें सबसे पहले ये पढ़ा होगा एंजाइम। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है जो किस पे क्रिया कर रहा है? प्रोटीन पे क्रिया कर रहा है। जब भी आप पाचन तंत्र पढ़ेंगे और पाचन तंत्र को पढ़ने के बाद आपने जितने भी एंजाइम देखे होंगे जिनके आगे सिन लगा होगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एरिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, वो कहीं ना कहीं प्रोटीन से जुड़े हुए
पदार्थ को ही पचा रहे होंगे। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप याद रखना। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन यानी कि सिन नाम के जितने भी एंजाइम होंगे वो आपके प्रोटीन पर ही क्रिया कर रहे होंगे, या प्रोटीन से जुड़े हुए किसी अन्य पदार्थ, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, इन सब पे भी क्रिया कर रहे होंगे। तो कुल मिला के सिन नामक एंजाइम प्रोटीन पे ही क्रिया करते हैं, तो वो एंजाइम है पहली बात तो, ठीक है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। जैसे आप जब खाना खाते हैं तो बॉडी के अंदर खाने को पाचन के बाद ग्लूकोज बनता है। जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में आपके शरीर के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है इंसुलिन, वो काम करता है इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का, और इस ग्लाइकोजन को क्या है, लीवर के अंदर रख दिया जाता है ना। अब ये जो लीवर के अंदर संग्रहित हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? बेसिकली पूरे लीवर में हो रहा है, स्प्लीन में हो रहा है, लीवर तथा उसकी आसपास की जो मसल्स हैं, पेशियां, उनमें हो रहा है, या ए और बी दोनों में, लीवर और तिल्ली दोनों में हो रहा है? किस में हो रहा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर टिक करने का प्रयास करो। कि ये पूछ रहा है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, यानी कि आपके लीवर के अंदर ये हो रहा है। अब ये पूछ रहा है कि इसका संग्रह यानी कि स्टोर कहाँ है, कि आपका जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में टूटा वो रखा कहाँ है? फ्रिज, मतलब आपने खाना बनाया, बनाने के बाद आपने रखा फ्रिज में। अब वो फ्रिज मतलब कौन सी जगह है जहाँ पे ये आपका ग्लाइकोजन स्टोर है? क्या वो केवल लीवर में ही स्टोर हो रहा है, या वो स्प्लीन में स्टोर हो रहा है, या डी ऑप्शन की देखें तो भैया वो लीवर और स्प्लीन दोनों में स्टोर हो रहा है, या सी ऑप्शन की माने तो लीवर और उसकी लीवर की जो मांसपेशियां हैं वहां पे स्टोर हो रहा है। बी आंसर आएगा, केवल स्प्लीन। ठीक है, तो एक व्यक्ति का आंसर माना जाए तो बी होना चाहिए कि लीवर के पास में जो एक स्प्लीन पाई जाती है वहां पर इसका स्टोरेज है। हाँ तुम बताओ। सी, क्या आंसर सी होना चाहिए कि लीवर और पेशियां यानी कि जो मसल्स हैं वहां पे स्टोर होता है। पीछे डी, हाँ इधर डी, सी बगल में, सी डी। जब भी अपन आंसर दे रहे हैं तो क्या कुछ सोच के दे रहे हैं या कुछ पता नहीं है तो तुक्का दे रहे हैं? थोड़ा सोचते हैं, कंसेप्ट रिवाइज होता है दिमाग में, इससे संबंधित फैक्ट याद आते हैं तभी आंसर देते हैं, तो ठीक है। तुक्के ही मार रहे हैं तो फिर ये ठीक नहीं है, फिर अपने को रिवाइज करना और पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर सी ही है। जब आप भूख लगती है ना और आपने कुछ खाया ही नहीं, भूख लग रही है और आपने खाया ही नहीं, तो शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इसी मांसपेशियों और लीवर के अंदर उपस्थित ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में टूटता है एक दूसरे हार्मोन की उपस्थिति में, और वापस ये ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है तो आपके शरीर के कार्य जो हैं वो चलने लगते हैं। ठीक है, और जब आप खाना खा लेते हो तो एक्स्ट्रा जब ग्लूकोज होता है तो यहीं पे स्टोर हो जाता है, यानी कि जब घर में खाना बच जाता है तो फ्रिज में रख देते हैं, तो आपका वो फ्रिज जो है वो लीवर एंड मसल्स। लीवर में कितनी जगह होगी, ऐसे ही करके मसल्स में शिफ्ट कर देते हैं, है ना, तो वो वाला हिसाब किताब है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत और पेशियों के अंदर संग्रहित होता है, और यकृत जो है आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर जो है आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है बॉडी के अंदर जो है। अच्छा, इसमें डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये रहा, ये है आपका लीवर। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो उसमें अलग से एक स्पष्ट डायग्राम के माध्यम से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमिल को कठोर बनाता है, यानी कि दांत का जो इनेमिल है उसको सबसे कठोर बनाने का काम कौन सा कर रहा है? कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन और सोडियम। मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली हड्डियां और दांत मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन ये जो हड्डी अपन ने बताई थी, इस हड्डी का नाम क्या है? मैंडिबल, निचला जबड़ा। तो मैंडिबल जो हड्डी होती है, ये मैंडिबल हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। क्यों है? क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फोरस के साथ क्या पाया जा रहा है? आपका इनेमिल पाया जा रहा है। अब ये पूछता है कि ये जो इनेमिल है वो इतना मजबूत क्यों है, वो इतना कठोर क्यों है? तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम तो आंसर हो ही नहीं सकता ना,
क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलकर हड्डी बन नहीं रही है। इस कैल्शियम फॉस्फोरस के साथ इनेमिल जो मिल जाता है तो हड्डी मजबूत हो जाती है, दांत मजबूत हो जाता है, और वो इनेमिल फ्लोरीन के कारण इतना कठोर हो जाता है। तो आपके शरीर में इनेमिल जो है वो फ्लोरीन के कारण क्या हो जा रहा है, वो कठोर हो जा रहा है। तो आपके दांत की जो ऊपरी परत इनेमिल की बनी है, जो कि दांत को कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है, वो फ्लोरीन के कारण होता है, क्योंकि फ्लोरीन के कारण इनेमिल बन रहा है, इनेमिल के कारण दांत मजबूत हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा वायवीय और अवायवीय श्वसन में समान होता है, यानी कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत आप किस किस प्रकार के चरण को समान देखते हैं, या कोई एक चरण को समान देख रहे हैं? जैसे समान स्तर, यानी कि समान लेवल पे ये काम हो रहा है, या ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो दोनों में समान हो रहा है, या पायरुविक अम्ल है वो दोनों में समान बन रही है, या उपरोक्त तो सभी दोनों में समान हो रही है। इसको इस तरीके से समझो, अवायवी वायवी यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि श्वसन की क्रिया हो रही है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया हो रही है वो हो रही है आपकी ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, और क्रेब्स चक्र, और तीसरी जो है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन। ये 3 चरण हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक चरण ऐसा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होने पर समान स्तर रखता है, यानी कि समान तरीके से काम करता है, और उस चरण का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा चरण होता है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती, जबकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है। जैसे जब आप श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी कि श्वसन का मतलब ये होता है आपके कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का जो निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण जिस बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है उस रिएक्शन को श्वसन कह रहे हैं, जबकि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन नहीं कहते, उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी कि ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मतलब सीधा सीधा ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो उसके 3 चरण होते हैं, पहला ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा क्रेब्स चक्र, और तीसरा इलेक्ट्रॉन परिवहन। इसमें से ग्लाइकोलिसिस जो चरण होता है उसके अंदर भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं होती, यानी कि ग्लूकोज स्वयं विघटित होने लगता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही, और पायरुविक अम्ल बनने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा चरण है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, और दोनों प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता इस माध्यम से नहीं देखी जाती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान होती है। एक अणु ग्लूकोज से क्रिया करके पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण करता है, यानी कि ग्लूकोज का एक अणु स्वयं टूटकर पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण करता है। ये क्रिया दोनों में एक जैसी होती है लगभग, इसीलिए इस ग्लाइकोलिसिस को हम कहते हैं ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन के अंदर समान क्रिया स्तर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीपी क्या है? एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, लेकिन यहाँ ये फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा है एक्चुअल में एटीपी क्या है। एटीपी एक एंजाइम है जिसके द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, क्या ये सही है? एटीपी एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, वो हार्मोन है। अगर बी ऑप्शन की माने तो वो ये बोल रहा है एटीपी एंजाइम नहीं है, हार्मोन है, और ए की मानेंगे तो ये बता रहा है कि एटीपी हार्मोन नहीं है, एंजाइम है जो ऑक्सीकरण की क्रिया को अंजाम देता है। सी ऑप्शन को देखेंगे तो यह उच्च ऊर्जा सहित एक फॉस्फेट बॉन्ड का एक अणु है, फॉस्फेट बॉन्ड का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाईली एनर्जी पाई जाती, उच्च ऊर्जा पाई जाती, हाई एनर्जी पाई जाती, ठीक है। सी की मानेंगे तो ये है, और डी पे अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भैया एटीपी का मतलब होता है एक प्रोटीन। एटीपी क्या है? एक प्रोटीन है। तो आंसर क्या है इनमें से? एटीपी सी बताया भी था अभी मैंने। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल का एक अणु है, ट्राइफॉस्फेट, तो उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बॉन्ड का एक मॉलिक्यूल है। एटीपी क्या है? सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एटीपी
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये उच्च ऊर्जा सहित, यानी कि इसके अंदर एटीपी को एक दूसरे प्रश्न के तौर पर भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो ऊर्जा मुद्रा इसी एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी, क्योंकि आपके शरीर में जो ऊर्जा बन रही है वो एटीपी के रूप में ही बन रही है। किस रूप में बन रही है? एटीपी के रूप में बन रही है। और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बन कहाँ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा बन रही है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कह रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सबसे ज्यादा बन रही है, ठीक है। और एटीपी ही आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसलिए आप एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कह रहे हैं। जैसे आपको कोई सामान लेना है, जैसे कि ये मोबाइल खरीदने जाना है, तो आप पैसे दोगे मोबाइल ले लोगे, तो वो पैसा जो है वो मुद्रा है। ऐसी आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी है, ठीक है। मानव के रक्त की सामान्यतः पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4, यानी कि मानव का जो रक्त है वो एक क्षारीय प्रकृति का है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। यदि वो 7 से कम होता तो अम्लीय होता, यदि वो 7 होता तो उदासीन होता। तो ऐसी स्थिति में मानव का जो रक्त है वो क्या है? एक क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। 7.4 वैल्यू होती है, और ये जो अभी बताए थे 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय, और 7 तो उदासीन, ठीक है। रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को इनमें से कौन नियंत्रित करता है? ये सारे की सारी जो लिखी हुई हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, ये थाइमस ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है, ये कार्पस लुटियस, ये एक अलग चीज है, ये ग्रंथि नहीं है। तो बताओ आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला इनमें से कौन है? प्रश्न भी आया था टेस्ट में, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आपके शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स बनाती है। इस कई प्रकार के हार्मोन्स में से एक हार्मोन पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन। क्या कहते हैं? एड्रीनेलिन हार्मोन। और ये एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है वो आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। और भी कई काम करता है, लेकिन ये भी करता है, ठीक है। और एड्रीनेलिन जो हार्मोन है, उस हार्मोन को आप लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। फाइट और फ्लाई, लड़ो या उड़ो, यानी और जब आपके शरीर में डर लगता है, आपको शरीर में जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो इसी हार्मोन के कारण हो रहे हैं। जब रोंगटे खड़े होते हैं ना, बॉडी के अंदर कपकपी और घबराहट और जो स्थिति एकदम डर वाली महसूस होती है, इसी हार्मोन की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो ब्लड प्रेशर एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले एड्रिनेलिन हार्मोन। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु यानी कि आपके शरीर में पाई जाने वाली WBC जो कोशिकाएं होती हैं उनको श्वेत रुधिराणु बोलते हैं। WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स। तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स के अलग अलग कई छोटे छोटे प्रकार के तौर पे अपन उनको कई भागों में बांट देते हैं। तो आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है जो WBC के अंदर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो वो कौन सा है? क्या वो लसिका का अणु है, क्या वो केंद्रक का अणु है, क्या वो बिंबाणु है, या वो रक्ताणु है? कौन सा अणु है सर? डी, बी, डी। रक्ताणु यानी लाल रुधिर कणिका, इरिथ्रोसाइट्स, ये सबसे बड़ा होता है। प्रश्न को ध्यान से देखो, श्वेत रुधिराणु, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु यानी कि सबसे बड़ी WBC पूछ रहा है वो, और ये तो अपने आप में ही लाल है, तो ये तो RBC होगी। RBC अलग है, WBC अलग है। वो ये पूछ रहा है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पल्स कौन सा? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। तो ये तो रेड ब्लड कार्पल्स है, RBC है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये बिंबाणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, मतलब इसको हाँ बता रहा हूं ना मैं, लिम्फोसाइट बोल रहे हो ना तुम, ठीक है। देखते हैं बिंबाणु यानी कि इंग्लिश में थ्रोम्बोसाइट, लेकिन जो सामान्य भाषा में तुमने इसका नाम सुन रखा है वो है प्लेटलेट्स। तो आपके ब्लड के अंदर दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरे होते हैं यही अणु, रुधिराणु, जो ठोस भाग में होते हैं। तो प्लाज्मा अलग चीज है, रुधिराणु अलग चीज है। और रुधिराणु के अंदर जो अणु पाए जा रहे हैं वो 3 है, एक है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स तो हो ही नहीं सकती और RBC नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है कि WBC में से कौन सी बड़ी है।
तो WBC में से जो भी बड़ी होगी, लेकिन WBC और RBC और प्लेटलेट्स अलग अलग हैं, तो ये दो आंसर तो होंगे ही नहीं। फिर ये पूछ रहा है लसिका अणु यानी कि लिम्फ के अंदर जो पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स वो, और दूसरा ये मोनोसाइट, मोनोसाइट इसका आंसर है, लिम्फोसाइट इसका आंसर नहीं। ठीक है, लिम्फोसाइट ये और मोनोसाइट ये, तो इसका आंसर क्या है? मोनोसाइट। तो श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर पाए जाने वाले सबसे बड़ा जो रुधिराणु होता है वो है मोनोसाइट, ना कि लिम्फोसाइट। हालांकि लिम्फोसाइट मोनोसाइट में कंफ्यूजन होते तो समझ आता, लेकिन ये तो WBC है ही नहीं और ना ये, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों आंसर होंगे ही नहीं। ये प्लेटलेट्स है, ये RBC है, और लिखा भी है इरीथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और RBC को हम इरीथ्रोसाइट्स कहते हैं, जबकि WBC को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। तो ये पूछा है ल्यूकोसाइट में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो मोनोसाइट ल्यूकोसाइट का हिस्सा है, मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मोनोसाइट होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको अपन नोट कर लेना कि सबसे छोटा WBC का लिम्फोसाइट होता है, जो अभी देखा था, लिम्फोसाइट सबसे छोटा होता है। ठीक है, मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है, जबकि सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो न्यूट्रोफिल्स होता है। WBC है मान के चलो ये, तो जो WBC है वो कई स्तर पे इंपॉर्टेंट है। अगर WBC के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पूछा जाए तो कौन पाया जा रहा है, तो ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है आपका न्यूट्रियोफिल्स, ये सबसे ज्यादा मात्रा में, इसकी संख्या 20 है, 25 है, 40 है, इस तरीके से समझ लें। लेकिन अगर ये पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है, तो इनके अंदर जो लिम्फोसाइट है वो छोटा छोटा है। अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो मोनोसाइट्स हैं, और जिनकी संख्या सबसे कम है वो बेसोफिल्स हैं। तो यहाँ से प्रश्न आएंगे, ये सारे के सारे WBC के ही प्रकार हैं, या WBC के अंदर ही पाए जाने वाले एक अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा मोनोसाइट, सबसे छोटा लिम्फोसाइट, सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रियोफिल्स और सबसे कम मात्रा में बेसोफिल्स, ये WBC के ही भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि जब हड्डी टूट जाती तो अपन क्या करवाने जाते हैं? प्लास्टर चढ़वाने जाते हैं, प्लास्टर तो नहीं चढ़वाते ना, अपन क्या चढ़वाते हैं? प्लास्टर, प्लास्टर ही होता है ना वो। तो जो प्लास्टर चढ़वा रहे हैं उसके अंदर बेसिकली POP होता है, यानी कि पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? एक्चुअल में वो कौन सा कंपाउंड है? क्या वो कैल्शियम नाइट्रेट होता है, क्या वो कैल्शियम सल्फेट होता है, क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या वो कैल्शियम क्लोराइड होता है? कौन सा कंपाउंड है जो POP के तौर पे आप लगवा रहे हैं? कैल्शियम सल्फेट, B। इधर आंसर रवि, C। ठीक है, हाँ मतीन खान, C। इधर कैल्शियम कार्बोनेट, C। 3 लोगों ने बोल दिया तो गोला लगाना पड़ा मुझे मजबूरन। हाँ, कैल्शियम सल्फेट, तुमने भी B बताया था ना। हाँ इधर दो, आई डोंट नो। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग माइनस मार्किंग जब तक नहीं कर रहा है तब तक तुक्का लगा ही सकते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। अपने को तुक्का ऐसे लगाना है कि POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम के साथ साथ सल्फेट से बनता है, CuSO4 इंटू हाफ H2 या 2H2 करके, हाफ H2 वो तो जिप्सम होता है ना, 2H2 होता है करके कुछ, मेरे को सूत्र ठीक से याद नहीं है, लेकिन आंसर कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड एक्चुअल में उसका कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। तो अपना होमवर्क क्या है? कैल्शियम सल्फेट का जो रासायनिक फॉर्मूला है CuSO4 इंटू 2H2O या हाफ H2O, इसको एक बार देख लेना है। एक बार हाफ H2O या जिप्सम को होता है, तो दो चीजें हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट, मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना ताप सह कर सकती है? जैसे आप धूप में खड़े हैं और आपकी बॉडी जो है इतने टेम्परेचर को सहन कर लेगी।
कितना हो, CaSO4 इतना ही है, ठीक है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। अच्छा वो POP का अलग होता है, ठीक है। इसका आंसर होता है मानव शरीर कितने टेम्परेचर को बिना छाले पड़े सहन कर सकता है। इनमें से कोई नहीं तो तुम्हारे हिसाब से कितना है, 90 डिग्री, 40 डिग्री। कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर होगा तो आपके शरीर पर क्या दाने निकल आते हैं ना। आप धूप में जाओ 42 डिग्री टेम्परेचर पे आपकी स्किन पे दाने नहीं निकल आएंगे। लेकिन अब किसी किसी की बात अलग है। आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आसपास लगभग, तो आपकी बॉडी 40 डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर सकती है, इसके ऊपर सहन नहीं कर पा रही। फिर ऐसी स्थिति में आपकी बॉडी के अंदर अंदरूनी जो क्रियाएं हैं वो थोड़ा तीव्र हो जाती हैं, फिर उसके लक्षण नकारात्मक दिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पक्षी होते हैं। पक्षी होते हैं इसका मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है पक्षी निम्नलिखित में से किस प्रकार के पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, उसके आधार पे एक कैटेगरी में रख दिया जाता है। और वो कौन से उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं तो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। अगर वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं तो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। यदि वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर रहे हैं तो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। और अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे तो उनमें से कुछ नहीं कहलाते, कुछ तो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आंसर डी तो नहीं होगा। बताओ अमोनिया किस प्रकार के किस प्रकार के जीव होते हैं पक्षी। समय कम है इसलिए जल्दी आंसर दो। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं पक्षी और सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव, इसलिए उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। जल के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं जलीय जीव, वो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए अमोनोटेलिक कहलाते हैं। और मानव जो है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए मानव यूरियोटेलिक है। यानी कि मानव ही नहीं बल्कि जितने भी स्तनधारी हैं वो सारे के सारे, जैसे कि आप कॉर्डेट एनिमल के अंदर वर्टिब्रेट एनिमल पढ़ते हैं ना, PARAM परम इसका फॉर्मूला, P फॉर पीसीज, A फॉर एम्फीबियंस, जल थल दोनों में रहने वाले और केवल जल में रहने वाले, ये दोनों प्रकार की कैटेगरी के एनिमल हैं वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है मेंढक, ठीक है। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स और एबीज यानी कि पक्षी वर्ग के अंतर्गत और सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं, क्योंकि यूरिकोटेलिक कहलाते हैं क्योंकि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। लास्ट बच गया आपका मेमल्स यानी कि स्तनधारी, वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसी के अंदर आ जाता है आपका मेंढक, ठीक है। मेंढक जो होता है वो कहीं ना कहीं किस में आ रहा है, एम्फीबियंस में आ रहा है, बट एम्फीबियस होने के साथ साथ, उभयचर होने के साथ साथ उसको अमोनिया का उत्सर्जन करना चाहिए था, लेकिन वो अमोनिया का ना करते हुए यूरिया का करता है, इसलिए मेंढक कहलाता है आपका यूरियोटेलिक, जबकि वो उभयचर है। तो इसलिए परीक्षा में प्रश्न ज्यादातर पूछ लेते हैं कि मेंढक किस प्रकार का जीव है, तो मेंढक उत्सर्जन के आधार पर यूरियोटेलिक हो जाता है, जबकि उसकी कैटेगरी के अंदर और भी आने वाले जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज यहां लिखी है। पक्षी यूरिकोटेलिक होते हैं, वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, जैसे छिपकली, सांप और अन्य पक्षी। छिपकली, सांप, रेप्टाइल्स हो गए और पक्षी हो गए, ठीक है। पुरुषों में बंध्याकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं, बंध्याकरण यानी कि सीधी सीधी भाषा में कहें नसबंदी। तो पुरुषों की जो नसबंदी है वो किस नाम से जानी जाती है, महिलाओं में भी होती है नसबंदी, पुरुषों में भी होती है, लेकिन ये पुरुषों की नसबंदी पूछ रहा है, तो पुरुष नसबंदी जो हिस्टेरोटोमी कहलाती है, सुपरमेक्टोमी कहलाती है, वेसेक्टोमी कहलाती है, या गैमेटेलेटोमी कहलाती है। क्या कहलाती है पुरुष नसबंदी, क्या कहलाती है, सी कहलाती है वेसेक्टोमी। पीछे पुरुष के अंतर्गत जो टेस्टिस यानी कि वृषण हिंदी में, जो जनन ग्रंथियां हैं, वहां से एक नली निकलती है, ठीक है। उस नली का नाम है वेसेक, उसी को काट देते हैं तो उसी को कहते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है। तो आंसर सी ही है, ठीक है।
तो पुरुषों में बंध्याकरण शल्य क्रिया को अपन वेसेक्टोमी कहते हैं, जबकि महिलाओं में जो इस प्रकार की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो उसमें ट्यूबेक्टोमी कहलाती है और पुरुषों में वेसेक्टोमी कहलाती है। दोनों अलग अलग, मतलब क्रिया एक ही है, नाम अलग अलग हैं। ठीक है, नसबंदी। और यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म। तो कल जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो पूर्णतः ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके सेल के। तो सेल वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आना। सेल वाला जो टॉपिक है वो 5 स्तर पे होता है। पहला सेल से संबंधित सामान्य जानकारी, दूसरा सेल के प्रकार, तीसरा सेल की थ्योरी, और चौथा सेल के पार्ट यानी कि कोशिका के अंग या कोशिका की संरचना और कार्य, और पांचवा होता है कोशिका विभाजन। तो इसमें से कल जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो रहेंगे आपके कोशिका विभाजन को छोड़ के अन्य चीज़ों से संबंधित। कोशिका विभाजन बाद में देखेंगे, लेकिन कल कोशिका के संबंध में कोशिका विभाजन को छोड़ के जितने भी टॉपिक से संबंधित परीक्षा में प्रश्न बनेंगे उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है।